पाटलिपुत्र की सीमा पर मगध और गांधार नरेश की सेना आपस में भिड़ चुकी थी। उसी दौरान सम्राट बिंबिसार रानी कौशला देवी और अंतेनाग को बचाने के लिए मोती महल के कारागार में पहुंच चुके थे, लेकिन गांधार नरेश ने उन्हें वहां पर घेर लिया था। तभी सैनिकों की तलवार सम्राट की गर्दन के पास थी। ये देखकर सम्राट ने अपनी तलवार नीचे कर ली। तब गांधार नरेश के चेहरे पर अहंकार से भरी मुस्कान बिखर गई। वो वहीं से सम्राट से कहता है, सम्राट बिंबिसार, मैंने सोचा था तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन देखो तुम तो एक ही बार में हमारे हाथ आ गए। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया तुम्हारे चालाक दिमाग को? जो उड़ते हुए पक्षी के पर गिन लेते थे वो आज एक बार में हमारे हाथ में आ गए। सम्राट चुपचाप गांधार नरेश को घूरते हुए उसकी बात सुन रहे थे। तभी गांधार नरेश ने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, या फिर सारा दिमाग तुमने खर्च कर दिया है, वो भी वैशाली की नगर वधु को उठाकर मगध लाने में। ये सुनकर सम्राट की आंखें क्रोध से बड़ी हो गईं। तभी गांधार नरेश ने फिर से कहा, खैर, एक वेश्या के आगे पीछे घूमोगे तो कुछ ऐसा ही होगा ना। जैसे उसने ये कहा, सम्राट का खून खौल उठा और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, अपनी जबान संभाल कर गांधार नरेश। ये बोलकर सम्राट ने अपनी तलवार वापस उठा ली और दूसरे हाथ में अपना खंजर निकाल लिया और फिर अपने आसपास खड़े दुश्मन सैनिकों को किसी गाजर मूली की तरह काटने लगे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वो तूफान की तरह सबको मारते हुए गांधार नरेश की तरफ बढ़ रहे थे और कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। ये देखकर गांधार नरेश की आंख में सम्राट के प्रति डर दिखाई देने लगा। उसने अपने सेनानायक की तरफ आंख से कुछ इशारा किया और उसका सेनानायक तुरंत उस सेनापति को वहीं मारकर वहां से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे सम्राट गांधार नरेश की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे गांधार नरेश धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें छलक पड़ी थी। सम्राट गांधार नरेश के करीब आ गए थे, लेकिन जब तक गांधार नरेश अपनी तलवार बाहर निकाल पाता, सम्राट ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर लगा दी। उन सैनिकों को मारने की वजह से सम्राट के चेहरे पर खून के छींटे लगे हुए थे और खंजर वाला हाथ खून से सना हुआ था। उनकी आंख खून की तरह लाल थी। उन्हें देखने मात्र से गांधार नरेश का हृदय दहल उठा था। उसे अपने सामने सम्राट के रूप में यमराज दिखाई देने लगा था। सम्राट ने अपने दांत पीसते हुए गांधार नरेश से कहा, वो वैश्या नहीं है, वो तुम्हारी घटिया सोच से भी कहीं ज्यादा पवित्र है। तुम जैसे लोग इसका मतलब कभी नहीं समझ सकते। उसे गाली देकर तुमने मेरा अपमान किया है और इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हारी जबान अब कभी नहीं चलेगी। ये बोलकर सम्राट ने उसके जबड़े को कसकर पकड़ लिया और उसकी जीभ को काटने के लिए अपना खंजर उसके मुंह के पास ले जाने लगे। गांधार नरेश सम्राट के इस रूप से इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसके पैर तक कांपने लगे थे और उसका गला सूखने लगा था। तभी रानी कौशला देवी के चीखने की आवाज आई, सम्राट बचाइए। रानी कौशला की आवाज सुनकर सम्राट के चेहरे पर शिकन आ गई। उन्होंने तुरंत पीछे पलटकर देखा तो गांधार नरेश का सेना नायक रानी कौशला देवी के बाल खींचते हुए उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखे हुए था। रानी कौशला देवी की आंखें दर्द की वजह से भीग गई थी। वो अपने एक हाथ से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सम्राट का ध्यान जरा सा विचलित हुआ। तभी सेना नायक ने कहा, गांधार नरेश को छोड़ दीजिए, अन्यथा रानी कौशला देवी का धड़ यहीं आपके कदमों में मिलेगा। जैसे ही उसने ये कहा, सम्राट ने अपने खंजर से सेनानायक की तरफ निशाना लगा दिया। सेनानायक सम्राट के खंजर से अपना बचाव करने ही वाला था, तभी वो उसके बाजू में जाकर लगा, जिससे रानी कौशला देवी के गले से उसकी तलवार हट गई। लेकिन अगले ही पल गांधार नरेश ने उस वक्त का फायदा उठाया और सम्राट पर अपनी तलवार तान दी और सेनानायक, जो कि सिर्फ अभी घायल हुआ था, उसने तुरंत रानी कौशला देवी को पकड़ लिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि सम्राट खुद को संभाल नहीं पाए। लेकिन इससे पहले सम्राट कोई प्रतिक्रिया दे पाते, गांधार नरेश ने तलवार पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अब नहीं सम्राट, अब नहीं, अन्यथा परिणाम सामने है। ये बोलकर गांधार नरेश ने कौशला देवी की तरफ इशारा किया, जिसे सेना नायक ने दोबारा अपने पंजे में ले लिया था। सम्राट गांधार नरेश पर हमला करना चाहते थे, लेकिन आम्रपाली की बात उन्हें याद आई कि यदि किसी को भी कुछ भी हुआ तो इन सब की जिम्मेदार वो खुद को मानेगी। ये सोचकर सम्राट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि रानी कौशला की जान को खतरा था। उन्होंने अपनी तलवार डालते हुए कहा, ठीक है, हम अपनी तलवार नीचे करते हैं।
ये बोलकर सम्राट ने तलवार गांधार नरेश के पैरों के पास फेंक दी। अंतेनाग असहाय सामने के कारागार में जमीन पर पड़ा हुआ था। सम्राट को अपने सामने झुकते हुए देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना उसके पैरों में दम था ना ही हाथों में। लेकिन पूरा जोर देकर वो खड़ा हुआ। अंतेनाग के पेट में खंजर की वजह से घाव बना हुआ था और उस पर खून लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा कमजोर हो रहा था। उसने बोलने की हिम्मत की और सलाखों के पास आने लगा। सम्राट, सम्राट, नहीं सम्राट। उसे इस स्थिति में देख के सम्राट को बहुत दुख हुआ, लेकिन अभी वो शांत थे। गांधार नरेश ने अंतेनाग की तरफ देखकर सम्राट से कहा, देख रहे हो सम्राट बिंबिसार, तुम्हारा पालतू जानवर अब जल्द ही मरने वाला है। रही बात उस विशाखा की, तो उसे तो मैं इससे भी बदतर मौत दूंगा। ये बोलकर गांधार नरेश ने सम्राट के पैर पर तलवार मार दी, जिससे सम्राट के मुख से कराहने की आवाज आई और वो वहीं झुककर बैठ गए। ये देखकर रानी कौशला देवी घबरा गई, लेकिन अंतेनाग अभी भी सम्राट के लिए लड़ना चाहता था, पर वो लाचार था। गांधार नरेश और उसका सेना नायक किसी राक्षसों की तरह हंसने लगे। पूरा कारागार उनकी डरावनी हंसी की गूंज से थर्रा उठा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सुबह की काली रोशनी सम्राट और मगध के लिए कोई बुरी खबर लेकर आई थी। वहीं आम्रपाली, जो कि सम्राट की चिंता में अभी भी जाग रही थी, जैसे ही सम्राट पर वार हुआ, उसका हृदय अपने आप ही डर से कांप उठा। इस एहसास को महसूस करते हुए आम्रपाली अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। राजकुमारी सम्राट की खाट पर सोई हुई थी और वहीं नीचे जमीन पर सोम सो रहा था। आम्रपाली बहुत डरी हुई थी। वो बिना हलचल किए चुपचाप झोपड़ी के बाहर आ गई। चारों तरफ चिड़ियों के चहचहाने और नदी की कलकल आवाज सुनाई पड़ रही थी, लेकिन आम्रपाली बहुत बेचैन थी। वो उस रास्ते की तरफ देख रही थी जहाँ से सम्राट गए थे। उसने खुद से कहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सम्राट मुश्किल में है। ये बोलकर आम्रपाली मन ही मन उनकी सुरक्षा की कामना करने लगी। उसने कहा, सम्राट, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप सही सलामत होंगे और सबको वापस बचा कर लेकर आएंगे। वो खुद से कह ही रही थी कि अगले ही पल सोम झोपड़ी के बाहर आया और कहता है, इतना भरोसा है आपको सम्राट पर? जब आम्रपाली ने उसकी तरफ देखा तो सोम की आंखें कुछ और ही कह रही थी। आम्रपाली ने कहा, हाँ सोम, हम जब से सम्राट के साथ हैं, हम इतना तो समझ चुके हैं कि सम्राट एक अच्छे इंसान है। हम तुम्हें भी यही कहेंगे कि तुम उन पर संदेह करना बंद करो। आम्रपाली सम्राट का पक्ष ले रही थी। ये देखकर सोम को अंदर ही अंदर चिढ़ हो गई, लेकिन बिना उस भाव को बाहर लाए उसने कहा, अच्छी बात है कि आपको उन पर भरोसा है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, हम ऐसे इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते जो अपने दिए हुए वचन पर कायम न रह सके। सोम की इस बात पर आम्रपाली दुविधा में आ गई। उसने पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो सोम? आम्रपाली ने अभी अपना सवाल पूरा नहीं किया था कि तभी राजकुमारी भी वहां आ गई। उन्होंने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? आम्रपाली ने राजकुमारी का जवाब देने की बजाय सोम से कहा, बताओ सोम, तुम क्या कहना चाह रहे थे? आम्रपाली का ये सवाल राजकुमारी समझ नहीं पाई थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा मानो सोम सम्राट और अपनी माँ का सच आम्रपाली से बता रहा है। राजकुमारी अपनी प्रतिक्रिया दे पाती उससे पहले ही सोम ने जवाब दिया, आम्रपाली, वैशाली में सम्राट ने आपसे कितने सारे वादे किए थे कि आपको सुरक्षित रखेंगे, हमेशा खुश रखेंगे, और देखिए आप कितनी सुरक्षित हैं और कितनी खुश। ये बोलकर सोम ने झोपड़ी की तरफ इशारा किया। सोम के जवाब से राजकुमारी को इतना तो पता चल गया था कि अभी वो आम्रपाली से सच नहीं बता रहा है। लेकिन आम्रपाली ने कहा, सोम, तुम्हें क्या लगता है कि इस झोपड़ी में हम खुश नहीं हैं? नहीं, यहाँ तो तुम गलत हो, हम इस झोपड़ी में बहुत खुश हैं। ये बोलकर आम्रपाली को सम्राट के साथ बिताया हर वो पल याद आने लगा जब वो दोनों साथ में एक दूसरे से हंसी मजाक करके हंस रहे थे। उसने कहा, महल से कहीं ज्यादा सुकून और शांति है इस झोपड़ी में। रही बात सुरक्षा की, तो तुम भी जानते हो कि सम्राट जब तक हमारे साथ है हमें कुछ नहीं होगा, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। और रही बात सम्राट के वादे की, तो इसके लिए सम्राट को हम सिर्फ एक ही वाक्य कहेंगे, और वो ये कि सम्राट अपना वादा भली भांति निभा रहे हैं। इतने दिनों से वो यहाँ पर है, लेकिन एक बार भी उन्होंने हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि वो महल में नहीं बल्कि एक झोपड़ी में है। हमारे मन में सम्राट को लेकर जितनी भी गलतफहमियां महल में पैदा हुई थी, वो सब इस झोपड़ी में आकर खत्म हो गई। सोम, सम्राट के बारे में बात करते हुए आम्रपाली की आंखें बता रही थी कि वो उनसे प्रेम करने लगी है। राजकुमारी तो पहले से इस बारे में जानती थी, लेकिन सोम आम्रपाली की आंखों में
सम्राट के प्रति प्रेम देखकर चिढ़ गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध ली। और आम्रपाली, उसका तो हृदय सम्राट की चिंता में व्याकुल हो रहा था। अपनी बात खत्म करके वहां से वो वापस झोपड़ी के अंदर आ गई। उसके जाते ही राजकुमारी ने सोम से कहा, अच्छा हुआ सोम, तुमने आम्रपाली से सम्राट और अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। राजकुमारी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी, तभी सोम ने उन्हें टोकते हुए कहा, राजकुमारी, हमने कहा ना कि अब हम तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक हमारा सही वक्त नहीं आ जाता। इतना कहकर वो वहां से चला गया। जहां आम्रपाली को सम्राट की मुसीबत में होने की आशंका हो रही थी, तो वहीं सम्राट के पैरों में गांधार नरेश की तलवार मारने की वजह से खून बहने लगा था। गांधार नरेश ने सम्राट से कहा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है सम्राट बिंबिसार। तुम कब अपना हथियार उठा लो, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अब जब तुम चल ही नहीं पाओगे तो हमसे लड़ोगे कैसे? उसी वक्त गांधार नरेश के कुछ सैनिक कारागार में आए। उन्हें देख सब समझ में आ रहा था कि वो युद्ध मैदान से खुद को बचाकर वहां पहुंचे हैं। वहां पहुंचते ही उन सब ने गांधार नरेश से कहा, महाराज जल्दी चलिए, हमारी सेना मगध की सेना से हार रही है। गांधार नरेश ने निश्चिंत स्वर में कहा, डरो मत, हम युद्ध खत्म होने से पहले ही जीत चुके हैं, बस अब घोषित करना बाकी है। ये बोलकर उसने घायल सम्राट से कहा, क्यों सम्राट, हमने उचित कहा ना? सम्राट, जिनके चेहरे पर अभी भी हारने की झलक नहीं थी, उन्होंने गांधार नरेश से कुछ नहीं कहा। तभी गांधार नरेश ने उन सभी सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, हमारे सम्राट बिंबिसार को सम्मान पूर्वक साथ लेकर आओ। ये बोलकर गांधार नरेश सम्राट को छोड़कर वहां से चले गए और सम्राट को उन सैनिकों ने घेर लिया। रानी कौशल्या के चेहरे पर भी सम्राट के हारने की निराशा साफ दिखाई दे रही थी। जीतने की सारी उम्मीदें अब वो खो चुकी थी। सेना नायक उसे दोबारा कैद करके वहां से सम्राट के पीछे पीछे चल पड़ा। इसी दौरान पाटलिपुत्र की सीमा पर दोनों सेनाएं लड़ रही थीं। गांधार नरेश की सेना मगध की सेना के आगे कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। राजमाता, जो कि अपने रथ पर सवार होकर ये सब कुछ देख रही थी, उनके चेहरे पर भी जीत की एक अलग ही चमक दिखाई पड़ रही थी। गांधार नरेश के पक्ष में लड़ रहे सभी राजा अपना हथियार डालने वाले थे। तभी गांधार नरेश अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे और युद्ध समाप्त होने से पहले ही युद्ध खत्म होने का शंखनाद बजवा दिया। उनके ऐसा करते ही सभी के हाथ रुक गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। राजमाता भी गांधार नरेश की तरफ असमंजस से भरी नजरों से देख रही थी। तभी गांधार नरेश ने ऊंचे स्वर में राजमाता से कहा, राजमाता, हम आपको अभी भी एक अवसर देना चाहते हैं। यदि अब आपने इनकार किया तो न सिर्फ रानी कौशला देवी बल्कि आपके पुत्र सम्राट बिंबिसार भी मारे जाएंगे। जब गांधार नरेश ने ये कहा तो राजमाता को कुछ समझ नहीं आया कि सम्राट बिंबिसार वहां कैसे पहुंच गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी अब कोई भी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी गांधार नरेश, और तुम्हें तो मगध के राज सिंहासन का लालच है ना? देखते जाओ, हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम राज सिंहासन पर बैठने लायक ही नहीं बचोगे। राजमाता की बात सुनने के बाद गांधार नरेश हंसने लगा। उसकी हंसी राजमाता को संदेह में डाल रही थी। तब गांधार नरेश ने कहा, आपके अंदर इतना क्रोध देखकर हमें अच्छा लगा, लेकिन अभी जो आप देखने वाली हैं उसके बाद आपका ये सारा क्रोध ठंडा पड़ जाएगा। ये बोलकर उसने 2 बार एक एक कर जोरदार तालियां बजाई। उसके ऐसा करते ही सेनानायक त्रिलोक सिंह और मुख्यमंत्री वसुदेव राजमाता के पास आकर खड़े हो गए ताकि कोई भी उन पर हमला न कर सके। लेकिन अगले ही पल कुछ सैनिक सम्राट को पकड़कर अपने साथ वहां ले आए थे। सम्राट के पैर पर चोट थी, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा कर चल रहे थे। सम्राट को गांधार नरेश की कैद में देख राजमाता के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके चेहरे पर जीत की जो चमक थी वो एक पल में उड़ गई थी। क्या निर्णय लेंगी राजमाता? क्या सम्राट ने हार स्वीकार कर ली थी? क्या होने वाला है अगले एपिसोड में? जानने के लिए सुनते रहिए